Let me give you a background of, as I've already said, we wanted to do the survey in the January first 6 months, but because COVID happened, part of the survey was done before it, and majority part of it was done later. We struggled, but then we did a lot of layers of scrutiny of the data and quality checks of data. We've managed to do it. So essentially how we started doing was, we wanted to survey 3,000 farmers, 1,000 farmers in each state, but end में पंजाब में 1,001 करे, यूपी में हमने 1100 से ऊपर करे, महाराष्ट्र हम सिर्फ 825 कर सके. एंड अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो पंजाब, यूपी एंड महाराष्ट्र के अंदर हमने 8 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब में पढ़े, 7 डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र में पढ़े और 13 डिस्ट्रिक्ट्स हमने यूपी में पढ़े. अब हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा से ये था कि क्या फार्म लोन वेवर जिस फार्मर को रिसीव हो रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, और अगर जिस फार्मर को लगता है कि मुझे भी मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला तो उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. तो हमारा एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव था कि हमने उनको स्टडी करना था जो लोन लेते हैं. सो फॉर पीपल हु डिड नॉट बोरो to undertake agriculture activities, we did not study them. So clearly our focus was finding people who borrowed to undertake agriculture activities. Second was, we didn't want to study richer farmers. We wanted to study more farmers जो India के agriculture landholding patterns को देखते हैं. So India का agriculture landholding pattern 2015-16 के data से निकल रहा है, जिसमें 86% of farmers हमारे small and marginal landholdings हैं. हमने उसी pattern को यहाँ पे replicate करने की कोशिश करी है. So effectively हमारा एक individual average respondent small and marginal farmer है जो बोरो करता है और जिसकी एटलीस्ट 25% इनकम एग्रीकल्चर से आ रही है. इसके अलावा जिनको अगर कोई पेंशन मिल रही है, वी रिमूव दम. एनएसएसओ ऑल्सो फॉलोज इट, वी फॉलो द सेम थिंग फॉर दम. सो हमारा सर्वे के अंदर एटलीस्ट 84% फार्मर्स मार्जिनल थे. एज ग्रुप हमारे पास 51% रिस्पॉन्डेंट थे जो 35 से 55 ईयर्स के बीच में थे. हाउस होल्ड साइज पंजाब के अंदर क्लोज टू 5, महाराष्ट्र के अंदर 4.6 और सबसे बड़ा एवरेज हाउस होल्ड साइज वॉज यूपी. This is important, and what we are showing here is that अब अगर एक individual borrow करता है, so as a percentage of number of people we studied, वो कहाँ से borrow कर रहा है? Institution sources से borrow कर रहा है, non-institution से कर रहा है या दोनों से कर रहा है? So for us, institution is anywhere other than your land own. आपने trader से खरीदा है, relative से लिया है, family से लिया है, those are all non-institutional. Money lender से लिया है, वो सब non-institutions है. लेकिन अगर institution से लिया है, बैंक है, government है, चाहे वो scheduled commercial banks हैं, RRBs हैं, हमने वो institution में cover करे हैं. And what we found is कि पंजाब के अंदर 59% of the respondents ने सिर्फ institution से लोन लिया है, सिर्फ institution से. 31% ने इंस्टीट्यूशन से भी लिया है और नॉन इंस्टीट्यूशन से भी लिया है. यूपी के अंदर 75% लोगों ने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लिया है लोन, 24% ने लेकिन फिर भी नॉन इंस्टीट्यूशनल से, सिर्फ नॉन इंस्टीट्यूशनल से लिया है. महाराष्ट्र के अंदर कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इन टर्म्स ऑफ रिस्पोंडेंट वाज द हाईएस्ट. अब इसी को दूसरे लेंस से अगर हम देखें कि जो अमाउंट बोरो किया गया है, क्योंकि आप अमाउंट इंस्टीट्यूशन से कितना ले रहे हो एंड नॉन इंस्टीट्यूशन से कितना ले रहे हो, उस अमाउंट को अगर हम एनालाइज करें तो पंजाब में 75% ऑफ द अमाउंट बोरोड वाज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, 25% आया था नॉन इंस्टीट्यूशनल से. लोएस्ट था महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में 83% जो भी वो अमाउंट बोरो कर रहे थे, दे बोरोड इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस. एंड यूपी के अंदर ये अमाउंट 76% था. एक चीज़ है, एंड वी स्टिक आवर नेक आउट इन सेइंग दिस, बट दिस इज समथिंग दैट केम out of the report and we've also written in the media about it. What we found was Punjab farmer borrows more than compared to other farmers, the same land holding size. Second, he borrows expensive. And third, in level of outstanding, जो unpaid अभी जा रहा है debt, वो भी ज़्यादा है पंजाब का compared to other states. यही हमने आपको इसमें दिखाने की कोशिश करी है. So अगर एक example के तौर पे लिया जाए, एक मार्जिनल फार्मर की अगर हम बात करें, पंजाब में वो मार्जिनल फार्मर 3.5 लाख रुपए बोरो कर रहा है एवरेज फॉर अ ईयर. महाराष्ट्र में 61,000 कर रहा है सिर्फ, यूपी में 84,000 कर रहा है. वीव रिटन an article about it where we've shown that पंजाब एग्रीकल्चर इज एक्सपेंसिव. वन, वो एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन हाई है, वो बोरो ज़्यादा कर रहा है, बट वो बोरो इसलिए भी ज़्यादा कर पा रहा है कि उसकी लैंड की वैल्यू काफ़ी है. सो ही हैज़ अ कोलेटरल दैट हैज़ अ ह्यूज वैल्यू, देयरफॉर ही इज एबल टू बोरो मोर. सो व्हाट वी कुड गेज फ्रॉम हियर इज, ऑन एन एवरेज हमारे पास बोरोइंग रेट्स, सरकार ये कहती है कि अगर 9% का बोरोइंग रेट है, अगर आप 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट लें, 3% का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का बेनिफिट लें, तो इफेक्टिव केसीसी का लोन 4% में मिल जाना चाहिए फार्मर को.
हमारा एनालिसिस ये कहता है कि 6 से 7.5 के बीच में एवरेज बोरोइंग रेट है, 6 से 7.5 के बीच में। नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन्स तो 21% तक भी जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एज वीव सेड दैट आउटस्टैंडिंग के अंदर जो लास्ट डायग्राम है ऑन दैट साइड, तो पंजाब बोरो ज़्यादा करता है, महंगा बोरो करता है कंपेयर टू 2 अदर स्टेट्स, और उसका आउटस्टैंडिंग एट अ पॉइंट इन टाइम भी ज़्यादा है। This is something that we gauged was KCC के अंदर by definition 10% allowance दिया जाता है that you can spend it on anything outside of agriculture needs. So therefore, to meet your consumption need, KCC by definition says 10% is allowed. What we found was, and diversion for us is, जिस पर्पस के लिए लिया गया था उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं हुआ है, अपने फैमिली के खर्चे के लिए यूज़ किया गया है, दूसरे लोन्स को रीपे करने के लिए यूज़ किया गया है, for whatever reasons. It's not used for agriculture activities. That for us is diversion. And what we could see is पंजाब के केस में ये diversion KCC क्रॉप लोन्स में हाईएस्ट है। So जो रेड वाला पार्ट है वो डाइवर्जन का अमाउंट है। So we found 45% of the crop loans getting diverted. We were thankful that Punjab farmers and other farmers agreed to share details with us. It was tough to get the information out, but we tried to have a lot of lens to get the credible information out of this. So I'm just summarizing, and I won't take longer here. I'm just summarizing. One bigger thing that we found was, and this is something that because of paucity of time I didn't mention earlier, was farmers across the 3 states, there was higher chance for them to default on institutional loans rather than non-institutional loans. They always preferred to prioritize paying back non-institutional loans. Of course, interest rates, we are saying range between 9.5 to 21 in non-institutional, and institutional till about 7.5. Second thing, and I will come to that, and I will explain this via a diagram. Second thing we found was कि एक small and marginal farmer का distress कम होता है अगर उसका proportion of irrigated land बढ़ जाएगा, अगर उसका फार्म हाउस होल्ड साइज बड़ा होगा, और अगर वो लोअर अमाउंट्स नॉन इंस्टीट्यूशन से बोरो करेगा। सो हमारा एक मैंडेट था ये समझना कि एक फार्मर को डिस्ट्रेस होता किस चीज़ से है। सो दैट पार्ट ऑफ द एनालिसिस इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर. And I will just go here before I come back to that slide. Now, when we started doing the research, the way we understood when we started doing was that farmer को बहुत सारे factors distress cause करते हैं, जिसमें से एक factor indebtedness है. That means उसको loan payback नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा distress होता है. सरकार ने वही identify कर लिया कि भाई वो indebted है, let's take care of his indebtedness, and therefore they come away by just declaring a farm loan waiver. तो ये एक initial framework था जो हमने समझा. अब रिसर्च के दौरान जो हमको समझ में आया वो ये है कि फार्मर का फर्स्ट लेयर ऑफ डिस्ट्रेस इज नॉट इंडेटेडनेस, क्योंकि वो कमाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी कमाई इतनी तेज नहीं हो रही है, कभी प्रोडक्शन यील्ड्स गिर जाती हैं, कभी मार्केट प्राइसेस गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फर्स्ट राउंड में डिफॉल्ट करता है. क्योंकि वो डिफॉल्ट करता है, द डिस्ट्रेस कंटिन्यूज, वो डिफॉल्ट और ज़्यादा डिस्ट्रेस बढ़ाते रहता है, टू द पॉइंट दैट he is driven to committing a suicide. That has happened with a lot of particularly Punjab farmers and Maharashtra farmers in the recent few months. So what we instead found was कि जैसे पिछले डायग्राम के अंदर ये indebtedness कोने वाला box was part of the distress framework. Now what we are saying is, because the farmer is distressed because of volatility in incomes, volatility in production yield, rising cost pressures, personal and family expenditures, that he defaults. He doesn't default because he wants to default. He defaults because he's unable to generate a sustainable income, and therefore, in the first round of distress equation, indebtedness doesn't enter. So for us, indebtedness is not the cause of distress, but a symptom of distress. And that's the new framework that we are proposing. That first round में क्योंकि वो कमा नहीं पा रहा है, उसको डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आप अगर फार्म लोन वेवर करके फार्मर को सपोर्ट कर भी देंगे 1 साल, अगर वो दोबारा से कमाई नहीं कर पाया, दोबारा से उसके कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़े, प्राइस रियलाइजेशन इतनी नहीं हुई, वो फिर डिफॉल्ट करेगा. सो देयर इज अ सिस्टेमिक इशू देयर, एंड दैट्स व्हाट वी आर प्रपोजिंग कि फार्म लोन वेवर जैसी स्कीम इस इंडेटेडनेस को केटर करती है. बट वी वांट अ बिगर सोल्यूशन, and I will just mention, because I know I'm skipping time, but I will tell you what we had proposed to NABARD. And we are thankful for them to have agreed to some of our suggestions. What we're saying is, and this is something that we're bringing from history, that आप जब एक पूरे एरिया को डिस्ट्रेस डिक्लेयर कर देते हो, सो देयर कुड बी पीपल आउटसाइड ऑफ दैट एरिया जिन्होंने भी सफ़र किया है, बट वो इस एरिया में नहीं थे, इसलिए यू डोंट कवर देम.
There is a 33% cap on the amount of losses that you should have suffered. So what about people who've not suffered as much loss? So what we're saying is, we should dynamically track distress of farmers. डिस्ट्रेस ऑफ फार्मर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक आप उसकी प्राइस रियलाइजेशन, क्योंकि हमें प्राइस का डेटा भी मिलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडी लेवल पे क्या प्राइस रियलाइज़ किया जा सकता है. सो आप अगर वो एंड प्राइस का डेटा देखें, अगर देखें कि वो एमएसपी पे कितना बेच पा रहा है, नहीं बेच पा रहा है, तो हमें एक मैट्रिक्स डिज़ाइन करना चाहिए कि भाई इस वाले एरिया में फ्लड ज़्यादा आने के चांसेस हैं, देयरफॉर नुकसान ज़्यादा होता है. सो हमको एक मैट्रिक्स डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें हम रियल टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रेस को ट्रैक कर रहे हैं बहुत सारे मेट्रिक्स के थ्रू. एंड दिस इज समथिंग दैट वी फील दैट दिस कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ यू टू डिसाइड वेयर द सपोर्ट शुड गो. ये नहीं है कि हर किसी को दे दिया, बट उनको दीजिए जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है, जिनको डिस्ट्रेस्ड हुआ है. एंड आई स्किप दिस वन लाइन बिफोर वेयर इन वी हैड शोड दैट अप्रॉक्सीमेटली 44% ऑफ द रियली डिस्ट्रेस पीपल जिनको हमने सर्वे किया और हमने उनको कैटेगराइज किया कि भाई ये थोड़े डिस्ट्रेस थे, माइल्ड डिस्ट्रेस्ड, हाई डिस्ट्रेस्ड एंड वेरी हाई डिस्ट्रेस्ड. सो हमने ये देखा दैट 44% ऑफ हाईली डिस्ट्रेस्ड पीपल को लोन वेवर मिला ही नहीं. So what we're saying is बहुत सारे real needy इसमें cover नहीं होते हैं farm loan waiver के अंदर. So that's what we've suggest that there is a mathematical and space technology, use of data हमें ये इस टाइम पे टूल भी प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम रियल टाइम प्रोग्रेस देख सकते हैं, रियल टाइम डैमेज को एक्सेस कर सकते हैं. सो वी प्रपोजिंग दैट वी शुड क्रिएट एन इंडेक्स लाइक दैट, एंड आई फील दिस इज द राइट ऑडियंस फॉर यू, आई मीन फॉर मी टू शेयर दिस, बिकॉज I mean, we may be proposing here, but we've really had a word with you, and your inputs eventually will help us think more on this. So that is the first thing that we've said. And of course, a second thing that we realized that was that every farmer says non-institutional loans ka access hone zaruri hai. They don't want to not go to non-institutional sources, and therefore, many of them had requested us to find ways of regulating the interest rates these people charge, regulating how much and what the repayment terms are. So our second recommendation was that as government, we should not look at substituting non-institutional sources of credit, but rather find an effective way to regulate these sources. Of course, third comes in saying wherein we say that real issues of farmer distress है कि वो income realize नहीं कर पा रहा है, sustainably income realize नहीं कर पा रहा है, cost of cultivations are fluctuating, they are different across states. Therefore, we'll have to find a way to empower the farmers rather than give them a farm loan waiver, wait for them to get distress again, then give them a farm loan waiver again. Because we feel this is like a system wherein we can only start by alleviating the infrastructure around it. But of course, Sir will have his views, but I can wind up. I just tried to be on time. So I've run through the presentation, but I'm happy to take more questions. And with that, I thank you all for listening to me. I was very fast in speaking, but I hope I could get across the message. So thank you, everybody. Thank you.